Yes. So now we are going to discuss type of bonding and melting in boiling point. तो मेल्टिंग पॉइंट आपको पता होगा बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग। एक ऐसा पॉइंट, टेम्परेचर का ऐसा रेंज, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सॉलिड क्या होने लग जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं ना बेटा, जब इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते रहते हैं। और एक ऐसी कंडीशन ऐसी आती है कि इनके पार्टिकल्स के पास में इनफ एनर्जी आ जाती है, तो ये अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं। सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं। उस टेम्परेचर के पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो सभी सॉलिड के लिए मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, सब सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट एक ही नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। इसी टाइप से बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, लिक्विड के लिए हम बॉइलिंग पॉइंट वर्ड यूज करते हैं। तो लिक्विड के पार्टिकल्स को जब हम गर्म करते हैं तो इसके पार्टिकल्स भी हीट एक्वायर करते हैं, और हीट एक्वायर करके ये अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं। तो सॉलिड से किस में आ जाते हैं, गैसियस स्टेट में आ जाते हैं। एंड द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट बॉइलिंग is called boiling point for the boiling point for the liquid। समझ में आया बच्चों आपको, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर हम बात कर रहे हैं। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर मतलब हमारे अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है ना, वो 1 एटमॉस्फेयर है। उस प्रेशर पे अगर हम किसी भी लिक्विड को हीट प्रोवाइड करते हैं और वो लिक्विड अगर गैसेस के अंदर कन्वर्ट होने लगता है, वो बॉईल होना स्टार्ट होता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब ये है कि अगर किसी भी, देखो अभी हमने पढ़ा था कि सॉलिड जो होते हैं उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होते हैं। तो क्या सभी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है क्या? नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें NaCl, NaCl भी सॉलिड है, और आयरन, आयरन जो लोहा है वो भी सॉलिड है। तो दोनों का क्या मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा? आप बताओ मेरे को। NaCl है, या फिर मैं मेटल की बात कर लेता हूँ, एक मैंने लिया है कॉपर, एक लिया है गोल्ड, है ना, कॉपर ले लिया, गोल्ड ले लिया, और एक आयरन ले ली, 3 मेटल ले ली मैंने। अब मुझे बताओ ये, या एक और मेटल में देख बता देता हूँ आपको, सोडियम। जो सोडियम बहुत सॉफ्ट मेटल है ना, उसकी बात करते हैं। सोडियम लिया हमने, आयरन ले लिया, कॉपर ले लिया, और ओरम ले लिया, 4 टाइप की हमने मेटल ली है। तो क्या सबका मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा क्या? सभी सॉलिड है, चारों मेटल सॉलिड है, तो सबका क्या मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा? नहीं होगा। मेल्टिंग पॉइंट सबका सेम नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनके पार्टिकल्स के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। अगर सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मैक्सिमम है, ज्यादा है, इफ इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या है, हाई है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है सॉलिड को क्या करना, हीट प्रोवाइड करना। जब हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देते हैं सॉलिड को, तो इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और पार्टिकल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इसके जो मॉलिक्यूल्स है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है या इसके एटम्स है, वो क्या करेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को ओवरकम करेंगे। तो जितनी एनर्जी हम देते हैं ना, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन हाई है, बहुत ज्यादा है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत स्ट्रांगली बाउंडेड है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट देनी पड़ेगी ताकि ये बॉन्ड क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। इनके मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्ड है ना, ये अट्रैक्शन पावर है ना, इसको तोड़ना हमें, तो तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा अमाउंट में हीट देनी पड़ेगी। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो कम अमाउंट में हीट देने से ही क्या हो जाएंगे, ये ब्रेक हो जाएंगे, और इनके पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे, या पार्टिकल्स के जो बीच के डिस्टेंस है ना, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, वो बढ़ जाएगी, और पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, या ये फोर्स वीक हो जाएगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, समझ में आया अब आपको? ये डिपेंड करता है इंटर मोलिकुलर फोर्स पे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इन बिटवीन द पार्टिकल्स, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में वीक है, तो कम हीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा।
अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सॉलिड में या लिक्विड के अंदर, सॉलिड में या फिर लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वीक है, तो कम अमाउंट में हीट देने से ही ये अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा। सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो यही सारा इसमें लिखा है। हाँ, अब देखो बच्चों, जो सॉलिड्स होते हैं ना, जैसे आयोनिक सॉलिड है, सॉलिड में हमने दो टाइप के कंपाउंड पढ़े हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में हमने दो टाइप के कंपाउंड पढ़े थे। सॉलिड में दो टाइप के कंपाउंड पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था आयोनिक सॉलिड और एक हमने पढ़ा था कोवैलेंट सॉलिड, है ना। आयोनिक सॉलिड, आयोनिक कंपाउंड पढ़ा था, आयोनिक कंपाउंड, और दूसरा हमने पढ़ा था कोवैलेंट कंपाउंड। तो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स, उनमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं। क्या होता है इनमें, आयंस होते हैं। किस टाइप के आयंस होते हैं, केटायन एंड एनायन। तो केटायन और एनायन के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। केटायन नेगेटिव होता है, एनायन केटायन पॉजिटिव होता है, एनायन नेगेटिव होता है। तो इनके बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब अगर कोई सॉलिड आयोनिक फॉर्म में है तो उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर कोई कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड है तो उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस भी है, एक्सेप्शनल केस केमिस्ट्री भरी पड़ी है एक्सेप्शनल केस से, है ना। तो एक्सेप्शनल केस क्या है कोवैलेंट कंपाउंड में, डायमंड, डायमंड, है ना, और ग्रेफाइट, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3843 केल्विन। ये टेम्परेचर दोगे ना आप डायमंड को, तो ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है 3843 केल्विन। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। इतना टेम्परेचर दोगे ना, जो आयरन है ना बेटा, आयरन, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1400 केल्विन। 1400 केल्विन पे आयरन मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, आयरन का लिक्विड आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा 1400 केल्विन पे। जबकि डायमंड को इतने से टेम्परेचर से कुछ नहीं होगा, इसके लिए इतना टेम्परेचर चाहिए 3843 केल्विन, तब जाके ये क्या होगा, मेल्ट होगा, डायमंड मेल्ट होना स्टार्ट होगा सिर्फ। तो ये जो डायमंड है ना, ये कोवैलेंट कंपाउंड है। ये क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है। कोवैलेंट कंपाउंड होते हुए भी इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। इसी टाइप से ग्रेफाइट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। तो समझ में आया आपको, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि डायमंड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो फोर्स ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा है। ये बात समझ में आ गई। अब हम सेक्शन स्टार्ट करेंगे, गैसेस सेक्शन। तो गैस के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं गैसेस की, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये पता होगी आपको, छोटी क्लासों में आप पढ़ के आए हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। क्या क्या है, सबसे पहले शेप एंड वॉल्यूम। तो ना तो इसकी शेप फिक्स होती है, ना इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। जिस कंटेनर में आप गैस को फिल करोगे उसकी वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम उसका ऑक्यूपाई कर लेगी। जैसे एक कंटेनर है हमारे पास में जिसका वॉल्यूम है 10 लीटर, और एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है सिर्फ 2 लीटर। अब कुछ पर्टिकुलर गैस को मैं इसमें फिल करता हूँ, क्लोज कंटेनर है, ये भी क्लोज कंटेनर है। सेम गैस को, सेम अमाउंट में गैस को इसमें भी फिल करता हूँ, इसमें भी फिल करता हूँ। अगर मैं इसमें फिल करता हूँ कुछ अमाउंट में गैस को, तो गैसेस क्या यहाँ पे खड़ी, यहाँ सिर्फ इतने पोर्शन में रहेगी क्या, वो नहीं रहेगी। जैसे इसमें गैस को फिल करेंगे ना, तो इसमें गैसेस के पार्टिकल पूरे इस कंटेनर का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। अगर मैं छोटे कंटेनर में उसको गैस को फिल कर देता हूँ प्रेशर से, तो वो छोटे कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो पूरा ऑक्यूपाई कर लेगी। इसका मतलब इसका ना तो वॉल्यूम फिक्स है, ना इसका वॉल्यूम फिक्स है, ना इसका शेप कोई फिक्स है। नाइदर वॉल्यूम नॉर शेप इज फिक्स्ड फॉर द गैसेस, आपको पता है। एंड गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, मतलब गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, उसको प्रेशर लगा के, उस पर प्रेशर बढ़ा के
उसके मॉलिक्यूल की जो बीच की डिस्टेंस है ना, मॉलिक्यूल की बीच की डिस्टेंस, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे? प्रेशर लगा के। इसके ऊपर हम प्रेशर लगाए तो मतलब इसको प्रेशर लगा के क्या कर सकते हैं, हम कंप्रेस करवा सकते हैं, दबा सकते हैं इसको। डेंसिटी, तो डेंसिटी बहुत कम होती है गैसेस की, है ना। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी ना इसकी। देन डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स। तो आपको पता होगा, रूम के अंदर हम कहीं एक जगह पे अगरबत्ती जलाते हैं तो पूरे रूम में उसकी स्मेल हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन नेचर। देन प्रेशर, तो गैसेस है वो सभी डायरेक्शन में प्रेशर अपना ऑक्यूपाई करती है। गैसेस एग्जर्ट प्रेशर इक्वली इन द ऑल डायरेक्शन। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉज, गैसेस लॉज, गैस लॉज पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे बॉयल लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गेलुसेक लॉ। ये तीन गैसेस के लॉ पढ़ना है। उसके बाद में हमें पढ़ना है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या पढ़ना है? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो वो पोर्शन करेंगे हम कल। तो आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा बच्चों।